मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में थर्मोडायनामिक सेकेंड के अंतर्गत एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी ताप और आयतन के फलन के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो अगर इसका हम एंट्रोपी में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ds इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस del S upon del V at the constant temperature multiplied by dV। यदि ऊर्जा व ताप ऊर्जा E, हमने इससे पहले ऊर्जा को U के रूप में लिखा है कई जगह पर, तो हम इसको E के रूप में भी लिख सकते हैं और U के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर या जो है ऊर्जा है जो है E ताप व आयतन का फलन हो, यानी ऊर्जा जो है वो भी ताप और आयतन का फलन है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर ऊर्जा में भी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो उसके लिए इक्वेशन जो बनेगी वो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम डेल ई अपॉन डेल टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डी वी। तो हमें पता है कि निश्चित आयतन पर ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन में जो आंशिक परिवर्तन है वो बराबर होता है CV के। तो DE इक्वल टू CV DT प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय DV। और ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से यह है DQ इक्वल टू अवशोषित की गई ऊष्मा, ये ऊर्जा और प्लस किया गया कार्य PdV। अतः समीकरण जो इस इक्वेशन का मान जो है इस D का मान हम इस जगह पर रखेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये होगी। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने PdV में से इन दोनों में से dV को कॉमन ले लिया और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस पूरी समीकरण में दोनों तरफ t से अगर भाग दें तो dq अपॉन टी इक्वल टू CV dt अपॉन टी। इस इक्वेशन में दोनों तरफ जब t से भाग दें तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। और यहाँ पर dq अपॉन टी बराबर होता है ds के, यानी कि एंट्रोपी में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए या सूक्ष्म परिवर्तन के लिए तो बराबर dv CV dt अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P इन ब्रैकेट dV मल्टीप्लाइड बाय dV। तो यहाँ पर समीकरण 3.34 और 3.737, यहाँ पर 3.34 जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो है और 3.7, इनको जब तुलना करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी और एक ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि समीकरण ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये स्थिर आयतन पर ताप के साथ में एंट्रोपी में परिवर्तन को बताता है। तो स्थिर आयतन पर ताप के एक निश्चित परिवर्तन के लिए, मान लीजिए ताप का निश्चित परिवर्तन T1 से T2 के बीच में हो रहा है, तो एनट्रोपी को हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा S इक्वल टू
इंटीग्रेशन बिटवीन T1 to T2 CV T अपॉन T इंटू dt। यहाँ पर क्योंकि CV अपॉन T का मान, ये जो वैल्यू है CV अपॉन T, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू इसका मान धनात्मक होता है, तो समीकरण से निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर आयतन पर किसी भी निकाय के ताप में वृद्धि होने पर उसकी एनट्रोपी बढ़ती है। और स्थिर ताप पर किसी निकाय के, यहाँ पर तो हमने स्थिर आयतन लिया है, अगर हम ताप को स्थिर कर दें तो निकाय के आयतन के साथ एंट्रोपी में जो परिवर्तन है, इसको हम जो ऊपर जो इक्वेशन 3.38 थी उसको v के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें ये इक्वेशन हमें मिलती है। तो CV इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v। तो ये बराबर, इसको यहाँ पर हम इस जगह पर ये वैल्यू हम रख देंगे। तो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी। यहाँ पर समीकरण 3.39 को ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो चूंकि S एक अवस्था फलन है, अतः ds भी जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, यथातथ अवकलन होगा, अर्थात डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल बी डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर एस, ये इसके बराबर होगी। तो ये दोनों तरफ से बराबर होगी। तो ये वैल्यू बराबर इसके, इस इक्वेशन से बराबर होगी। चूंकि E भी एक अवस्था फलन है, अतः ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल बी टी प्लस पी बराबर डेल पी अपॉन डेल टी एस कांस्टेंट बी। इक्वेशन 3.39 यानी इक्वेशन 3.39 ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन 4.3 जो है, इस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हमें यह इक्वेशन मिलेगी। और उपरोक्त समीकरण स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष एनोट्रॉपी परिवर्तन को दर्शाता है। तो समीकरण 3.38 से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट v का मान समीकरण इसमें रखने पर, और डेल एस अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t का मान समीकरण 3.34 में रखने पर ds इक्वल टू CV अपॉन टी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी dv। उपरोक्त व्यंजक एंट्रोपी को ताप और आयतन के फलन के रूप में व्यक्त करता है। ताप और आयतन के फलन के रूप में, ये तो इधर ये वाला जो है ताप के रूप में और ये आयतन के फलन के रूप में व्यक्त करता है। यदि हम तापीय प्रसार गुणांक को अल्फा और संपीड़ितता गुणांक k को इस प्रकार से परिभाषित करें, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बी डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p और k इक्वल टू -1 अपॉन बी डेल बी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट t, तो किसी भी निकाय का आयतन उसका ताप और दाब का फलन होता है। तो अब इसको हम आयतन ताप और दाब का फलन होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जबकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आएगी, और जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आएगी। तो dV इक्वल टू अल्फा v dt माइनस k v dp। तो यहाँ पर स्थिर आयतन पर dV बराबर 0 है, तो डेल v डेल p अपॉन डेल t v इक्वल टू a अपॉन k। और समीकरण 3.48 से इसका मान 3.45 में अगर प्रतिस्थापित करें तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। तो ds इक्वल टू CV अपॉन टी डी टी प्लस अल्फा अपॉन के dv। तो समीकरण की
तरह समीकरण 3.49 भी एंट्रोपी को ताप और आयतन के रूप में व्यक्त करती है। अतः इसे किसी भी वस्तु जो कि ठोस या द्रव या गैस होती है उसके लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अब है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सिमिलरली इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसके लिए हम जो इक्वेशन, जबकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आएगी। तो किसी भी निकाय की एंथैल्पी H इक्वल टू E प्लस PV होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसके अनुसार जब DE बराबर DE प्लस P DV प्लस VDP इक्वल टू DQ प्लस V इंटू DP, तो T DS प्लस VDP DH बराबर इसके होगा, क्योंकि DE प्लस P DV इक्वल टू DQ के और बराबर TDS के। तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और प्लस VDP, तो DS इक्वल टू DH अपॉन T माइनस V अपॉन T इंटू DP। तो निकाय की एंथैल्पी को अगर ताप और दाब का फलन माना जाए तो DH इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T P dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय dP। तो DH इक्वल टू CP अपॉन dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T इन मल्टीप्लाइड बाय dP। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो बराबर है ये CP के होगी इंटू dt। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी में स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो CP के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3.52 से DH का मान 3.51 में, DH का मान इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। और इसको जब लिख सकते हैं हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण दाब और ताप के साथ एनोट्रॉपी में परिवर्तन दर्शाता है। अतः ये समीकरण 3.50 के समरूप है। और समीकरण 3.50 और 3.53 की जब तुलना करेंगे तो ये हमें दो इक्वेशन जैसे पहले प्राप्त हुई है। स्थिर आयतन एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में इसी तरीके से ये दो इक्वेशन हमें मिलेगी। तो समीकरण 3.54 से जो है ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को बताता है। तो इसको हम एक निश्चित परिवर्तन के लिए, ताप का एक निश्चित परिवर्तन T1 से T2 के बीच में परिवर्तन करें तो हमें ये इक्वेशन होगी। और हम जैसे कि Cp और अपॉन T का मान सदैव धनात्मक होता है, तो ये समीकरण जो है इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर दाब पर किसी भी निकाय के ताप में वृद्धि से उसकी एनोट्रॉपी में भी वृद्धि होगी। तो ये तो हमने निकाला स्थिर दाब पर। अब स्थिर ताप पर किसी भी निकाय के दाब के साथ एनोट्रॉपी में परिवर्तन को हम निकालना है। तो इसमें हम समीकरण 3.54 जो है इसको जब P के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ पे इसका अवकलन किया है हमने, तो ये इक्वेशन मिलेगी। तो और Cp बराबर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर है। अतः डेल स्क्वायर S अपॉन डेल P अपॉन डेल इंटू डेल T इक्वल टू 1 अपॉन T डेल स्क्वायर H अपॉन डेल P डेल T। तो इसी प्रकार समीकरण 3.55 को ताप के सापेक्ष में अवकलन करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। क्योंकि AS एक अवस्था फलन है अतः DS भी यथातथ अवकलन होगा, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। अर्थात यहाँ पर ये 3.55 इक्वेशन से ये बराबर इसके, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इस जगह पर। तो चूंकि H भी एक अवस्था फलन है तो इसलिए 3.57 और 3.58 से, ये 3.58 इक्वेशन है
तो इससे ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब यहाँ पर इनके मान रखने पर तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, यानी कि स्थिर ताप पर दाब के साथ एनोट्रॉपी में परिवर्तन बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। उपरोक्त समीकरण स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है। तो समीकरण 3.504 जिसमें कि हमने स्थिर आयतन पर स्थिर दाब पर ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को हम बताया था, उसी तरीके से उसको हमने इक्वेशन और स्थिर दाब पर ये वैल्यू जो है, तो इसको हम इस वैल्यू को हमने इसका मान, इस वैल्यू का मान और इस वैल्यू का मान समीकरण 3.5 में अगर बताएं तो तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये होगी। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है स्थिर ताप दाब पर परिवर्तन को बता रही है, और ये जो वैल्यू है वो स्थिर ताप पर ताप के साथ में वैल्यू में परिवर्तन है। तो ये व्यंजक जो है एंट्रोपी को ताप और दाब के फलन के रूप में व्यक्त करता है। और हम जानते हैं डेल बी अपॉन डेल टी पी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू अल्फा वी। तो समीकरण 3.61 से ये बराबर डी एस इक्वल टू सी पी अपॉन टी इंटू डी टी माइनस अल्फा वी डी पी। तो इस प्रकार समीकरण 3.61, 3.62 को किसी भी पदार्थ के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन जब चाहे स्थिर आयतन एंट्रोपी जो है एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर हो, और चाहे एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर हो, ये हम किसी भी पदार्थ चाहे वो द्रव हो, गैस हो, ठोस हो, सभी के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन समीकरणों को, तो दाब के साथ किसी भी द्रव की एनोट्रोपी में परिवर्तन, तो मान लीजिए एंट्रोपी में परिवर्तन अगर स्थिर ताप पर हो तो स्थिर ताप पर dt बराबर 0 है, तो समीकरण 3.62 पर ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और बचेगा ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो डी एस इक्वल टू माइनस अल्फा वी अल्फा डी पी। चूंकि द्रवों के लिए अल्फा और वी दोनों को स्थिर माना जा सकता है, तो दाब को P1 से P2 के बीच में जब परिवर्तित करने पर ये इक्वेशन हमें मिलेगी। तो ठोसों के लिए ताप जो तापीय प्रसार गुणांक अल्फा के मान 10 टू द पावर -4 केल्विन -1 की कोटि के होते हैं, जबकि द्रवों के लिए ये 10 टू द पावर -3 केल्विन -1 की कोटि के होते हैं। अतः समीकरण इससे स्पष्ट है कि ठोस और द्रवों में दाब के साथ एनोट्रोपी परिवर्तन बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसे उपेक्षित कर सकते हैं। इसके विपरीत गैसों के आयतन पर चूंकि दाब का काफी प्रभाव पड़ता है, तो उसमें एनोट्रोपी परिवर्तन को हम उपेक्षित नहीं कर पाते। तो इसलिए गैसों में जब आयतन परिवर्तन ज्यादा होता है जबकि ठोस और द्रव में बहुत कम होता है, तो इसको हम उपेक्षित कर लेते, लेकिन यहाँ हम उपेक्षित नहीं कर पाते। अब एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता, तो यहाँ ये इक्वेशन हमने पढ़ी है अभी। स्थिर आयतन पर ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर CV अपॉन टी, और अगर ताप T1 से T2 हो जाए तो एंट्रोपी में परिवर्तन इससे बता सकते हैं। और हम ये माने कि इस ताप परिसर में अगर CV ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो उस स्थिति में हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो
इसको हम बाहर ले लेंगे CV को, और इसके साथ में इंटीग्रेशन करने पर T1 से T2 के बीच में हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। यदि पदार्थ के एक मोल n मोल हो तो एंट्रोपी परिवर्तन को हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। यदि स्थिर दाब पर ताप के साथ एनोटॉमी पर परिवर्तन को 3.54 से दिया जाता है तो डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P इक्वल टू CP अपॉन T। और यहाँ पर भी ताप T1 से T2 हो जाए तो एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस इक्वल टू T1 टू T2 CP DT अपॉन T होगा। तो ये मानते हुए कि इस ताप परिसर में CP भी ताप पर निर्भर नहीं करता, ये बाहर आ जाएगा, और इसका जब T1 से T2 के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि पदार्थ के n मोल हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCP log T2 अपॉन T1। तो इस तरीके से किस तरीके से एंट्रोपी जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, और किस तरह से एनोट्रोपी जो है प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। और एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।